हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। चलिए आज का जो है आपका प्रीवियस का पेपर हम लेकर आए हैं 2016 का। ठीक है, इससे पहले भी आपको एक पेपर प्रोवाइड करा करा चुके हैं हिंदी मिरर की तरफ से, तो उसको भी ज़रूर देखिए कि किस तरह के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे। आज 28 हो चुकी है और आपका परसों पेपर है, तो अच्छे से बने रहिए। जितने भी कंसेप्ट के हमने MCQs डाले हैं उनको ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, 3 प्लेलिस्ट हैं और सभी में अच्छा कंटेंट है और अच्छे MCQ हैं, उनको पढ़िए। और साथ साथ जो आपके प्रैक्टिस सेट है, जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में हो चुके हैं एग्ज़ाम, उनसे संबंधित ये प्रश्न है। आपको देखना है कि किस तरह का आपके एग्ज़ाम में पैटर्न बनता है। आज एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया था कि मैडम कौन सी हिस्ट्री आएगी। तो हिस्ट्री में सारे ही आपके वैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर के जो पेपर हैं आपके, तो आपकी प्राचीन इतिहास से ज़्यादा प्रश्न बने हैं। ठीक है, आधुनिक से भी बने हैं, लेकिन आपने पूछा था कि जो क्रांति है वो 1857 से लेकर 1850 1950 तक के बारे में पूछा गया। लेकिन यहाँ से तो प्रश्न बनेंगे ही, और भी प्रश्न आपके बन रहे हैं। जो लास्ट ईयर का मैंने पेपर एक डाल चुकी है, तो उसमें देखिए वहाँ से प्रश्न बने हैं। चलिए देखते हैं आज के कौन कौन से प्रश्न आए थे आपके 2016 में। पहला प्रश्न बना था यहाँ पर, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्न में से किसे वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये तो करंट में वहाँ से बना था, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या जाएगा। इसका आंसर जाएगा वासुदेव कलकुंटे अत्रे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा हम जाते हैं, इसकी डिटेल में यहाँ चेक करते हैं। वर्ष 2016 में डॉक्टर वासुदेव कलकुंटे अत्रे को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार एवं वर्ष 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विकल्प में डॉक्टर VA अत्रे दिया गया, जबकि डॉक्टर VK अत्रे होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, VA, और होना क्या चाहिए, VK। अब ध्यान से सुन लीजिएगा आप। कभी कभी आप प्रश्न ध्यान से नहीं सुनते हैं, फिर कहते हैं मैडम ये सेम लग रहे हैं, पता नहीं इस आंसर में आपने क्या बताया है। तो सेम नहीं होते, कुछ ना कुछ अंतर होता है। यहाँ पर A है, यहाँ पर K है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको विभाग ने क्या किया, आयोग ने इसको प्रश्न को निरस्त कर दिया था A और K के चक्कर में, है ना। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या बना है। नवंबर 2015 में पणजी में आयोजित भारत के 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता था। दोनों ही प्रश्न करंट से बने थे ये। चलिए देखते हैं क्या आंसर जा रहे हैं। तो यहाँ भी आपका आंसर सही नहीं था, तो देखते हैं क्या सही जाएगा, डिटेल चेक करते हैं। यहाँ पर भारत का 46वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 30 नवंबर 2015 के मध्य गोवा की राजधानी पणजी में संपन्न हुआ। इस महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, स्वर्ण मयूर पुरस्कार जिसकी राशि होती है 40 लाख रुपए, एम्ब्रेस ऑफ द सेपरेट को निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सिल्वर पीकॉक रजत मयूर पुरस्कार 15 लाख रुपए होती है। ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ग्रीन अवे को फिल्म आइस एंड स्टेन इन गुआनाजुआतो के लिए प्रदान किया गया था। लेकिन ये प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन आपको इसका पैटर्न पता चल जाएगा। देखिए प्रश्न आपके आ चुके हैं आपके सामने, दोनों ही करंट से प्रश्न बने हैं। तो इस तरह के प्रश्नों की तैयारी कीजिए, और हिंदी मिरर ने आपको इस तरह के प्रश्नों की बहुत अच्छे से तैयारी भी कराई है, तो उनको देखिए। अब आते हैं आगे। इंद्र 2015 क्या है, तो इसके बारे में बताना है कि इंद्र 2015 क्या है। पढ़ लेते हैं इसके ऑप्शन। भारत तथा रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास, या फिर भारतीय मौसम विभाग द्वारा विकसित मौसम की निगरानी करने की अत्याधुनिक प्रणाली, या फिर वैज्ञानिकों द्वारा विकसित धान को उन्नत किस्म जिसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर चंद्रमा की सतह की खोज के लिए इसरो द्वारा प्रशिक्षित एक उपग्रह। तो इसका आंसर अगर आपने सोच लिया A, भारत तथा रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो बिल्कुल सही है। प्रश्न यहाँ भी आपका बन सकता है 2021 में ये। चलिए आगे देखते हैं, इसकी डिटेलिंग है, चेक कर लीजिए, पोस्ट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस महान योद्धा की वर्ष 2016 में 475वीं जयंती आयोजित की गई, तो ये भी करंट से बना था वहाँ पर।
तो आपको क्या करने हैं, 2021 से 2020 के जितने भी करंट हैं और 2021 के जितने भी करंट हैं बिल्कुल रट डालिए। मैं आजकल शॉर्ट डाल रही हूँ आपके, तो वो शॉर्ट वीडियो में देख लीजिए। अभी मैं जो है शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ तो वहाँ पर इस तरह के कंटेंट में डाल रही हूँ जो करंट में है, तो उनको ज़रूर देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सबने सोच रखा होगा, इसका आंसर जाएगा आपके महाराणा प्रताप। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न नहीं बनेंगे लेकिन आपको पैटर्न पता चल रहा है कि किस तरह के बन सकते हैं और हो सकता है बन भी जाएं, है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न पर रिपीट भी हो जाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया निम्न में से किससे संबंधित है। महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों से, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से। ये प्रश्न मैंने आपको कहाँ कराया है, याद आया कुछ? जो मैंने प्रश्न आपको प्रैक्टिस में कराए थे वहाँ पर ये प्रश्न बना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से, या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न का आंसर बिल्कुल इजी है, अगर सोच लिया है महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों से तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, चेक करते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। अब ये प्रश्न आपका बन सकता है जीके में कि स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कभी, भले ही वो 2016 में, लेकिन ये करंट में बन सकता है। उद्देश्य उद्यमशीलता की बढ़ावा देना। इस योजना के तहत 10 लाख से रुपये के लेकर 1 करोड़ तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला उद्यमियों को ब्याज दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक। ये राशि भी याद रखिए। ब्याज प्राप्त करने वाले की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो ये 2-3 इसमें पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता समझ में आया? ये वाला प्रश्न कहाँ से लिया गया? ये प्रश्न लिया गया आपकी सेकंड यूनिट में जो आपका शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर ये उपरोक्त सभी आएगा। क्वेश्चनों में निपुणता, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, शिक्षण में संचार माध्यम तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता। तो ये सब आपके शैक्षिक दक्षता के मूल में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। तो शोध प्रतिवेदन में पूछा गया कि परिसीमन किससे संबंधित होता है। समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता की सीमाओं से। अब पता चला ये प्रश्न कहाँ से? शोध से। शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से, शोध समस्या के परिभाषीकरण से, या फिर सभी। तो आंसर अगर आपने सोचा है जल्दी से सोच लीजिए, फिर हमारे साथ इसको मैच कर लीजिए। आपका आंसर क्या जा रहा है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं क्या आपका इसमें आंसर जाएगा। तो इसमें आंसर अगर आप सोच रहे हैं उपरोक्त सभी तो बिल्कुल सही। ये चारों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। ये शोध प्रतिवेदन से संबंधित हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए। शोध में से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं और ये नेट में भी बनते हैं आपके, ये बात है ना आपको। नेट में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि कोई एक ही गलत है, बाकी 3 सही हैं। पढ़ लेते हैं। मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है, सही है। मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। तो आपके हिसाब से क्या आंसर इसका जा सकता है? तो भाई हमने शुरू में कह दिया था कि नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर यही कथन गलत जाएगा, है ना। देख लीजिए यहाँ पर डिटेल है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। मूल्यांकन के बारे में यहाँ दिया गया है और मूल्यांकन का आपके एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है, आपके सिलेबस में आपने देखा हो। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है आपका, वर्ष 2016 की यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्ता अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है? 2016 के बारे में पूछा गया। तो अब उसके बाद 17 चला गया, 18, 20, 21। तो यहाँ से प्रश्न कुछ अलग तरह से आपका बन सकता है। तो हमें 20-21 पे ध्यान देना है और ये हमें यहाँ से पैटर्न सीखना है। पीएचडी पूर्ण रूप करने की न्यूनतम या अधिकतम अवधि। पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना। पर्यवेक्षक द्वारा उनके शोध विद्यार्थियों के शोषण को रोकने हेतु किया जाने वाला उपाय। मुक्त विश्वविद्यालयों को पीएचडी कार्यक्रम की अनुमति देना।
तो इसमें पूछा है कि यूजी कौन सी अवधि सूचना अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है। तो सोच लीजिए आंसर, फिर हम बता देते हैं आपको आंसर आप क्या लगा रहे हैं। अगर आप इसमें लगा रहे हैं ए तो बिल्कुल सही, पूर्ण करने की न्यूनतम व अधिकतम अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं 10 पर। यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों पर, सामाजिक भी, आर्थिक भी और 3 स्तरों पर संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है, तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जा सकता है। प्रदत्त तो जानते हैं ना, आंकड़ों का, केवल टी परीक्षण द्वारा, केवल एनोवा द्वारा, एनोवा के साथ टी परीक्षण द्वारा, या फिर एनोवा के द्वारा। तो इसमें आपका सी आंसर सही जाएगा, एनोवा के साथ टी परीक्षण द्वारा। यहाँ पर इसकी डिटेल है, चेक कर लीजिए कैसे होता है ये टी परीक्षण, टी टेस्ट। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर और भी डिटेल हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको खूब। चलिए आगे चलते हैं। स्मार्ट मोबाइल के फ़ोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग होता है। तो जो आपका स्मार्टफोन होता है उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा उपयोग होता है। यहाँ डिटेल है, इसको चेक करिए। चलिए देखते हैं। एंड्रॉयड गूगल द्वारा विकसित एक मुक्त स्रोत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स पर आधारित है। एंड्रॉयड का विकास मुख्य रूप से स्पर्शपटल मोबाइल के लिए किया गया था, जिसे प्राय स्मार्टफोन में भी कहा जाता है, किंतु इसका अब टैबलेट, कंप्यूटर, कार, टीवी, कलाई घड़ी, नोटबुक, डिजिटल कैमरा इत्यादि सभी में इसका प्रयोग हो रहा है। शेष कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी डिटेल। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न पर आ चुके हैं हमारे, वही आईसीटी के चल रहे हैं इस टाइम, है ना। जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे क्या कहते हैं। बहुत इजी है, सर्च इंजन। जब हम सर्च करते हैं तो हम एक सर्च इंजन के द्वारा चीज़ों को सर्च करते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों के द्वारा। ठीक है, कौन कौन से सर्च इंजन है पता है आपको। आजकल आप गूगल सब चला रहे हो, तो क्या हैं ये सब। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन कहलाते हैं जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। यानी कि आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो ये ढूंढ के देते हैं आपको, कुछ भी बोलो गूगल सब देता है ना, वही चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। आपके किसी नेटवर्क में WLL होता। अब देखिए ये प्रश्न आपका मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया था। अब ये प्रश्न आपका देखिए 2016 में आ गया। पहले पूछा जाता था वो लैन वैन ये सब पूछे जाते थे, लेकिन आजकल WLL क्या कहना चाहिए, प्रचलन में है आजकल, ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। कहाँ, कंपटीशन में आपके वाइड लाइन लूप, वायरलेस लो लिंक, या फिर वायरलेस इन लोकल लूप, या वर्किंग इन लो लाइन। तो WLL का बहुत इजी ये आपका प्रश्न जाने वाला है। अगर आपने सोचा है क्या, जल्दी से लगा लीजिए आंसर, फिर मैं आपको बता रही हूँ कौन सा आंसर आपका इसमें जाएगा। सी, वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट में भी था और ये एग्ज़ाम में भी आपके आ चुका है। और ये WLL और आपका जो है वैन लैन ये सब प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, है ना। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता था, ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 100% में आप इसको मान के चले, एग्जाम में आता है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग इसमें बताना है कौन सी पीढ़ी में होता था। तो अगर आप सोच रहे हैं ए प्रथम पीढ़ी तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए। आगे आते हैं हम। एल नीनो किससे संबंधित है। अब प्रश्न किससे बना, ध्यान आया है। ये प्रश्न बन चुका है आपके पर्यावरण से, समुद्री जलधारा, समुद्री लहर, वायुमंडल विक्षोभ, पर्यावरणीय विक्षोभ। तो एल नीनो के बारे में यहाँ जानना है, तो अगर जानना है तो ये है समुद्री जलधारा, और ये प्रश्न हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को अल नीनो नाम दिया गया है। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा, ठीक है, जो ठंडी है वो स्थायी है और अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा जो है उसको एल नीनो कहा गया है। यह समुद्री जलधारा है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है, ये भी पता चल गया, जिसका अर्थ है बच्चा जो एक बेबी क्राइस को व्यक्त करता है, क्योंकि ये धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शीतल
कर देती है। तो यहाँ का कई सारे पॉइंट्स आपको मिले हैं और इनको भी आप तैयार कर सकते हैं। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि वो प्रश्न कहीं से ना पूछे, आपसे पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? ये तो सभी को पता है ना, ये तो करंट में भी है और ये 2016 में भी आपका आया है और ये 2021 में भी आएगा और ये हमेशा आएंगे। देखते हैं, न्यूक्लियर ऊर्जा, वनारोपण, कूड़ा कचरा से ऊर्जा का रूपांतरण या फिर सौर ऊर्जा। अब या तो ये टॉपिक एक बार में क्लियर कर लीजिए या फिर हर 6 महीने बाद, हर साल बाद इसको बार बार पढ़ते रहिए। इसको खूब जी जान से टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो देखते हैं क्या इसमें आंसर आप लगा रहे हैं। तो इसमें अगर आपका आंसर जाएगा ए तो बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर ऊर्जा हिस्सा नहीं है, वनारोपण है, कूड़ा कचरा से ऊर्जा रूपांतरण ये भी है लेकिन ये नहीं है। अब ये हिस्सा किसका बनेगा, चलिए देखते हैं। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को रेखांकित करते हुए 30 जून 2018 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज की शुरुआत की। इसमें शामिल हैं, अब ये 8 के 8 आपको एक जगह मिल गए हैं और सुनिए इसमें प्रश्न किस तरह से बनेगा। ये 8 के 8 मिल गए आपको, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, 8th नंबर पे कौन सा। तो इनको सीक्वेंस वाइज आप लर्न कीजिए और इन 8 में से कहीं से भी आपसे प्रश्न बन सकता है एग्जाम में और ये 100% में आप इसको मान के चलें। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है, यानी कि जो ओजोन क्षरण होता है उसके नियंत्रण से कौन सा प्रोटोकॉल है? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या टोरंटो प्रोटोकॉल या फिर रियो सम्मेलन। बहुत अच्छा प्रश्न है, 100% में इसको मानिए। चलिए देखते हैं इसका बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब इसके डिटेल यहाँ चेक कर लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी तक एकमात्र ऐसी संधि है जिसे सभी सदस्य देशों ने पारित किया है और वे ओजोन परत का क्षरण पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध ढंग से, यानी कि बिल्कुल तरीके से सिस्टमैटिकली इस्तेमाल बंद करने पर राजी हुए हैं, जिस संबंध में प्रगति को वार्षिक रिपोर्ट के जरिए साझा किया जाएगा, यानी कि 1 साल की पूरी रिपोर्ट इसमें निकाली जाएगी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर 18 पर हम आ चुके हैं। देखते हैं क्या है 18। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं? प्रश्न समझ में आया कौन सी यूनिट से पूछा गया है? चले देखते हैं। रणथंभौर, मानस, इंद्रावती, सहस्रद्री, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया है। अब इसमें हम कूट देखते हैं कौन कौन से सही जा सकते हैं। तो देख लीजिए 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या फिर सारे सही हैं। तो प्रश्न का आंसर अगर आपने क्या सोचा है, अगर आप सोच चुके हैं डी तो बिल्कुल सही, सभी इसमें ऑप्शंस सही हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। क्या है यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीमा नदी प्रमुख सहायक है। कहाँ से बन रहे हैं क्वेश्चन? आपकी ज्योग्राफी आ चुकी है, अभी हिस्ट्री नहीं आई है। चलिए देखते हैं। भीमा नदी की प्रमुख सहायक है कृष्णा नदी, गोदावरी, गंगा की नदी या फिर महानदी। तो 19 का आंसर अगर आपने सोचा है ए कृष्णा की तो बिल्कुल सही है। भीमा नदी किसकी प्रमुख सहायक है? वह कृष्णा नदी की सहायक है, कृष्णा की भीमा है सहायक, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से सुनना और करना भी। यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए। चलिए 20 पर चलते हैं। रेगर शब्द संबोधित करता है। अब कहते हैं कमेंट बॉक्स में मत पूछिए आप, हाँ हो सकता है हमने वो वीडियो ना देखी हो जहाँ आपने प्रश्न बताया है। तो ये प्रश्न बहुत ईजी है, रेगर शब्द वाला कई बार करा चुकी हूँ। ज्योग्राफी के 3 सेट डाले थे, वहाँ हर जगह आया ये प्रश्न, प्रैक्टिस सेट में भी आए हैं। और देखें ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी बना है 2016 में। अभी आपने एक बात नोट अगर नहीं की तो मैंने की है, हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए। 20 में से कम हमारे 8-10 क्वेश्चन ऐसे जा रहे हैं जो 2016 में पूछे जा चुके हैं। तो इसका मतलब हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए वहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, तो अच्छे से उनको करिए, मेरा मन कहता है ना। मन के भावनाओं से वैसे चीज़ें नहीं होती, लेकिन इनसे होती भी हैं, कभी कभी चमत्कार भी होता है। चलिए देखते हैं 20 का आंसर सी, काली कपास मिट्टी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है।
डिटेल इसकी पढ़ लीजिए। काली मिट्टी में से प्रश्न जरूर बनेगा और सब कुछ इसमें से आपका यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन भारत में, अब देखिए आ चुका ना, हमसे पूछा गया था कि प्राचीन इतिहास पूछा जाएगा, आधुनिक पूछा जाएगा, मध्य, तो देखिए बन चुका ना। किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया? पाला, नागनिका, यशोदा, महाप्रजापति, गौतमी। तो सोच लीजिए आंसर, किस रानी ने अपनी पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया था? अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं बी, नागनिका, तो बिल्कुल सही। चलिए डिटेल देखते हैं। अग्नि वंश की राजकुमारी नागनिका सातकर्णी द्वितीय की पत्नी थी। सातकर्णी द्वितीय 56 वर्षों तक शासन किया। रानी नागनिका के नाना घाट के लेख के अनुसार उसके पति सातकर्णी द्वितीय द्वारा अश्वमेघ, राष्ट्रीय योग आदि यज्ञों का आयोजन किया गया था। 128 ईसा पूर्व में सातकर्णी द्वितीय की मृत्यु हो गई। नागनिका के 2 पुत्र थे, द्वेतसिरी तथा सतसिरी, जो अल्पवयस्क थे। व्यूलर और रेप्सन के अनुसार नागनिका ने अपने पुत्र वेतसिरी की अल्पवयस्कता की अवधि में अभिभावका के रूप में शासन किया। तो ये सारी डिटेल है। प्रश्न भले ही ना बने, लेकिन आपको एक अच्छी जानकारी मिल गई है। चलिए देखते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? बन रहा है ना प्राचीन हिस्ट्री से, तो यहाँ पर ऑप्शन कोई सा भी सही नहीं है। चलिए डिटेल चेक करते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों के अंतर्गत 85 अनुवाक हैं। पूरे ऋग्वेद में 1070 सूक्त हैं। सूक्तों के अतिरिक्त 11 बालखिल्य सूक्त हैं। इस प्रकार सभी सूक्त की संख्या 1028। बालखिल्य सूक्तों के स्थान अष्टम मंडल के अंतर्गत हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभिक उत्तर कुंजी से ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, क्योंकि उसने टोटल नहीं दिखाया, उसने सिर्फ इतना दिखा दिया। लेकिन हमें उसने प्रश्न में पूछ लिया कि कितने हैं सूक्त हैं, तो कितने तो फिर 1028 ही जाएंगे ना, इसलिए उसको निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी आपको जानकारी मिल गई है, इसको जरूर नोट डाउन कर लिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में कांची कहाँ था? ठीक है, कर्नाटक, हरिद्वार, ग्वालियर। अब देखिए यहाँ पर 1800 जो आपका 57 है, वहाँ से प्रश्न नहीं बन रहे, ये प्रश्न सारे प्राचीन से बन रहे हैं, है ना। तो प्राचीन में कांची का देख लीजिए आंसर क्या सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं 23 का डी, तो बिल्कुल सही, तमिलनाडु। चलिए चेक करते हैं डिटेल क्या है। प्राचीन भारत का कांची तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। मोक्षदायिनी सप्तपुरियों अयोध्या। अब देखिए एक चीज़ मिल गई आपको, सप्तपुरी कौन कौन सी हैं? अयोध्या है, मथुरा है, द्वारका है, काशी है, माया हरिद्वार भी है, अवंतिका उज्जैन है, तथा कांची का नाम उल्लेख है। इनको मोक्षदायिनी नगरिया या पुरिया भी बोला जाता है, मोक्षदायिनी पुरी। किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? कितना अच्छा प्रश्न आया है निकल कर। तो 24 का आपका आंसर यहाँ पर नहीं है। चलिए चेक करते हैं डिटेल। और ये प्रश्न मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कई बार कराया है, अगर आपको याद हो तो देख लीजिए डिटेल। यहाँ पर ये है, प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 मुंबई में आचार्य केशव चंद्र की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडा, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग चंद्रावरकर आदि द्वारा की गई थी। अभी तक हमें केशव चंद्र सेन का नाम पता था कि इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की, सन का नाम पता था, लेकिन इतने जितने नाम ये निकल कर यहाँ पर आए शायद नहीं पता था, तो इनके भी नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका उद्देश्य क्या रहा? जाति पाति का विरोध करना था, पुरुष स्त्रियों का विवाह की आयु में वृद्धि, पहले बचपन में ही 13-14 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी, उसकी उम्र में वृद्धि करना, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा आदि था। तो बहुत अच्छे कार्य किए गए इनकी तरफ से, और प्रश्न का आंसर आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपलब्ध है या उपबंधित है? कौन सी अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या फिर चतुर्थ अनुसूची? तो प्रश्न का आंसर जल्दी से सोच लीजिए, कौन सी अनुसूची में ये दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप लगा रहे हैं संविधान की तृतीय अनुसूची, तो बिल्कुल सही है। भारत में संघ के मंत्री के लिए रख लीजिए, संघ के मंत्री के लिए तृतीय अनुसूची में शपथ का प्रारूप है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए। आगे चलते हैं हम 26 पर। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ हैं कौन सी, जो राज्यसभा को भी प्राप्त हैं लोकसभा जैसी ही?
नई अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन के विषय में सरकार को पदच्युत करने में, संविधान के संशोधन में, कटौती प्रस्ताव के निर्माण में। तो 26 अगर आपने सोचा है सी, संविधान के संशोधन में के समान ही शक्तियां प्राप्त है राज्यसभा को भी लोकसभा के समान ही। प्रश्न मैंने अच्छे से रटा दिया है, बिल्कुल इसको पढ़ लीजिए। संविधान संशोधन के मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त है, पता चल चुका है हमें। संविधान में यह उपबद्ध किया गया है कि ऐसे विधेयक को दोनों सभाओं द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन विहित रूप में विशिष्ट बहुमत से पारित किया जाना होता है। आपको अनुच्छेद भी पता चल गया कौन से अनुच्छेद में है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ये प्रश्न भी मैंने आपको कराया है। अब देखिए, हमने 30 की तरफ हम जाने वाले हैं, पूरे करने वाले। मुझे लगता है हमारे 20 अबाव हो चुके हैं जो हमने प्रैक्टिस सेट में करा दिए हैं। तो देख लीजिए 2016 का पेपर कितना अच्छा आपके जैसा ही आया है। जो तैयारी आप कर चुके हो तो आपका 2021 का भी ऐसा ही आ जाए पेपर, तो आपके जो है वारे न्यारे। चलिए देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, लोकसभा के सदस्यों एवं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होकर, या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर। तो अच्छा प्रश्न है और आंसर मुझे लगता है सबको इजीली इसका पता भी होगा, फिर भी हम बताएंगे क्योंकि हमसे बोला जाता है। चलिए बता देते हैं। 20 का संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 देखते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 28 देखते हैं। भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो प्रश्न का आंसर बिल्कुल सीधा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था। अब यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 29, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ये प्रश्न अच्छा है और ये करंट में भी बन सकता है आपके। 1,1400 रुपये, 1,600, 1,900। तो बताइए कौन सी राशि प्रदान की जाती है? तो 1,600 रुपये किसके अंतर्गत? उज्ज्वला योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट हमारा यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा 2016-17 प्रारंभ किया गया नकुल स्वास्थ्य पात्र किससे संबंधित है? जनसंख्या, डेयरी, गरीब निवारण, सामुदायिक कल्याण। तो ये जो नकुल स्वास्थ्य पात्र है ये डेयरी क्षेत्र से संबंधित था। यहाँ पर इसकी डिटेल है, चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न आपके कंप्लीट 30 पैटर्न आपको पता चल गया। हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में किया गया था उसकी भी जानकारी आपको मिल गई है। तो पढ़िए भाई, प्राचीन भी पढ़िए, आधुनिक भी पढ़िए, मध्य भी पढ़िए, तो पढ़िए सब। हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, तो मुझे लगता है उससे बाहर और क्या जाएगा। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपने प्रैक्टिस सेट जब तक आपका एग्ज़ाम हो तब तक करते रहिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, लाल बटन को ज़रूर दबा दीजिए और L+S+C भी करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए, क्योंकि ये तीनों काम आप हमारे लिए ही नहीं, अपने लिए भी नहीं, जो और आपके जैसे तैयारी कर रहे हैं उन तक ये चीज़ पहुँचे। इसलिए सब्सक्राइब करना है, उन्हें शेयर करना है और क्या करना है, आपको कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।